नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी प्रवक्ता के लिए सामान्य अध्ययन पेपर का 23वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले जो हम 22 प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो पहला है महात्मा गांधी, दूसरा सरोजिनी नायडू, तीसरा है मदन मोहन मालवीय और चौथा मौलाना आज़ाद। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय 1, 2, 3 से हो जाएगा सी ऑप्शन। मौलाना आज़ाद इसमें नहीं थे। 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में जो है हिस्सा लिया था। और इनके अलावा सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। और गांधी जी के साथ उनके सचिव महादेव देसाई, प्यारेलाल तथा मीराबेन और देवदास गांधी भी लंदन गए हुए थे। तो सी विकल्प यहाँ से हो जाएगा 1, 2, 3। दूसरा प्रश्न, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल जिसे सार्वभौम शांति तथा भाईचारा कहा गया कि अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो यहाँ डी विकल्प से हो जाएगा उपरोक्त सभी पर। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य था सार्वभौमिक सहिष्णुता और इसे सुलह-ए-कुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता था। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह-ए-कुल की नीति अपनाई और 1582 ईस्वी में भी उसने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तौहीद-ए-इलाही या दीन-ए-इलाही नामक एक नया पंथ जो है प्रवर्तित किया। और अकबर ही जो है सुलह-ए-कुल की नीति राजनीतिक उदारता एवं धार्मिक सहनशीलता के साथ साथ उसके उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित करती है। तो डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। हाँ। तीसरा प्रश्न, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित जो है यूनियन कार्बाइड प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे एमआईसी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, नामक जहरीली गैस के रिसाव से व्यापक जन हानि हुई और इस आपदा से लगभग 4000 से अधिक लोग जो है वो उनका डेथ हो गया था और जबकि हज़ारों लोग जो है गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो गैस का नाम याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। चौथा प्रश्न आपका, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? तो महात्मा गांधी, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स भारत में जो है 3 सप्ताह रहे, मार्च 1942 तक, और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने प्रारूप घोषणा के रूप में अपने प्रस्ताव की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथि चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। तो ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? तो भारत की देन है ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। शून्यकाल यानी कि 0 आवर ये विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है जिसकी अवधि अधिकतम 1 घंटा हो सकती है, इसे 0 आवर भी कहा जाता है। और यह सामान्यतः दोपहर 12 से 1 बजे तक का समय होता है। और संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द जो है को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। और छठवां प्रश्न, गुप्त सम्राट जिसने होड़ों को पराजित किया कौन था? तो वह थे स्कंदगुप्त। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। होड़ों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ और स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंत तक और 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर होड़ों ने जो है कब्जा कर लिया था। 7वां प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है?
तो यहाँ पे डी विकल्प से हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो विघटन के अधीन नहीं है। हालांकि राज्यसभा के 1/3 सदस्य वह हर दूसरे वर्ष के बाद जो है वह रिटायर हो जाते हैं, और एक सदस्य जो पूर्ण कार्यकाल के लिए चुना जाता है वह 6 साल की अवधि के लिए कार्य करता है। और संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जिसमें 12 सदस्य जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 8वां प्रश्न है आपका कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा 1971 की जनगणना पर। संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए एक लोकसभा सीटों का आवंटन 2026 तक 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। वहीं राज्य विधानमंडलों में सीटों के आवंटन के लिए 1991 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। लोकसभा में पूछा गया है राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित जो है वह 1971 की जनगणना पर, और कब तक है तो 2026 तक। 9वां प्रश्न है वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ क्या है। तो यहाँ ए ऑप्शन से हो जाएगा भूमिगत पानी का पुनर्भरण। वर्षा जल संग्रहण ये विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्र करने की विधि है। इस विधि का उपयोग मुख्यतः भूमिगत जलावृत्तों के पुनर्भरण के लिए किया जाता है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। 10वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है या काटती है। तो ये कांगो नदी, ये विकल्प यहाँ सही है। अफ्रीका महाद्वीप की प्रसिद्ध नदी कांगो ये भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, और इसी महाद्वीप की लिम्पोपो नदी वे मकर रेखा को 2 बार पार करती है। तो लिम्पोपो नदी यदि पूछा जाए तो मकर रेखा को 2 बार पार करती है, और भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी जो है वह कांगो है। 11वां क्वेश्चन है सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। तो ये अमरावती में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी, और पुराणों में इस राजवंश को आंध्र वृत्ति या आंध्र जाति कहा गया है। उनकी प्रारंभिक राजधानी जो थी वह अमरावती मानी जाती है। तो ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है। तो ये ऑप्शन यहाँ सही होगा कि विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को जो है न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत वह केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता की जांच जो है की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकारिता पाए जाने पर जो है इन्हें असंवैधानिक और अवैध तथा उस स्तर तक शून्य घोषित किया जा सकता है जिस स्तर तक वह संविधान का उल्लंघन करता हो। तो संविधान के जो है विभिन्न अनुच्छेद जैसे कि 13 हो गया, अनुच्छेद 32 हो गया, अनुच्छेद 131 है, 226 और 372 के उपबंध ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है भारत में जो है न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति किसे प्राप्त है। तो सर्वोच्च न्यायालय को यह प्राप्त है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही है। 13वां प्रश्न एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है। तो यह है गिर वन जो कि गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। यह एशियाटिक शेर के निवास स्थल के लिए जो है प्रसिद्ध है, और इसके अतिरिक्त महातेंदुआ, सांभर तथा चीतल आदि जो है वन्यजीव भी यहाँ पाए जाते हैं गिर राष्ट्रीय वन में। अगला क्वेश्चन है जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है किसका। तो ये जलीय वातावरण में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। BOD का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, और घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है। BOD का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। 15वां प्रश्न आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी। तो 1875 ईस्वी में, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दयानंद सरस्वती द्वारा जो है अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था।
आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ और 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक वह प्रचार हुआ था। तो इसकी स्थापना 1875 में बम्बई में हुई थी। किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला को प्रश्न है आपका, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो यह बिरसा मुंडा से, डी ऑप्शन से हो जाएगा। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को धरती आबा या जगत पिता, और इनके विद्रोह को जो है उलगुलान या महाविद्रोह या महान हलचल के नाम से जो है जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। तो यहाँ डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए किसके? तो संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने और उनको सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था और वी शिवरामन तथा एस.आर. सेन इसके 2 अन्य सदस्य थे। आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट वह सौंपी थी। 18वां प्रश्न है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह 1993 में लागू हुआ था। डी विकल्प यहाँ पे सही है। और 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो तेलुगु देशम, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तेलुगु देशम पार्टी, जिसे टीडीपी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता है इसे प्राप्त है। इसकी स्थापना मार्च 1982 में एन.टी. रामाराव ने की थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वह एन. चंद्रबाबू नायडू हैं। तो ये आपका जो है राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है। बाकी सीपीआई यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सभी जो है राष्ट्रीय पार्टियां हैं। दोस्तों, यदि आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और आप उसमें सफल होना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अनअकैडमी पर जो है स्कॉलरशिप टेस्ट, फतेह यूपीपीसीएस स्कॉलरशिप टेस्ट आपका फ्री में कराया जा रहा है। तो जो लोग जो है इस टेस्ट को जो है जुड़ना चाहते हैं या देना चाहते हैं तो ये हर संडे को दोपहर 1 बजे टेस्ट कराया जाता है और शाम को 7 बजे इसका एनालिसिस कराया जाता है। टेस्ट आपका बिल्कुल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए है, तो आप लोग इसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अनअकैडमी प्लस फीचर्स आप देख सकते हैं कि यदि आप प्लस कोर्स लेते हैं तो इतने सारे फीचर्स जो है आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अनअकैडमी पर बैच कोर्सेज जो अभी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे फास्ट ट्रैक रिवीजन है, 60 डेज यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस 2021 बैच, ये आपका 5 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो जो लोग इस बैच से जो है जुड़ना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद सारथी करंट अफेयर्स एंड यूपी स्पेशल बैच, ये आपका 5 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो जो लोग जो है इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। फिर आपका लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 है, ये 12 मंथ का प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच कोर्स है, ये 7 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं यूपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पूरे सिलेबस प्री और मेंस दोनों का सिलेबस जो है कंप्लीट कराया जाएगा। फिर आपका मिशन खाकी, ये कंप्लीट कोर्स है यूपीएसआई का, तो ये आपका 8 अप्रैल से ये बैच शुरू हो रहा है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। और अनअकैडमी पे जो अभी अवेलेबल है यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट है, लोअर पीसीएस के बैचेज हैं, आरओ है, यूपीएसआई है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए है, लेखपाल, बीईओ और ऑप्शनल कोर्स के लिए भी बैच अवेलेबल हैं। और आपको बता दें कि जो है यदि आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप हमारा रेफरल कोड यदि यूज करते हैं एग्जाम लर्नर तो आपको 10% का जो एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन लेते समय आप हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा, जिससे आपको 10% का जो है तत्काल डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको बता दें अनअकैडमी पर 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1260 रुपये पे करना है, 3 मंथ का 3150, 6 मंथ का 5040 है और 12 मंथ यानी कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन का फीस जो है 6300 है और 2 साल का सब्सक्रिप्शन फीस 7560 रुपये है। तो आप लोग जो है एक बार अवश्य जुड़िएगा अनअकैडमी से और अपनी तैयारी को आप बेहतर तरीके से करके जो है आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। 20वां क्वेश्चन देखते हैं अब। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है यानी कि 21 वर्ष की आयु। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 21वां क्वेश्चन है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? तो कैप्टन स्लीमैन, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया था।
उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया और अनेक ठगों को फांसी दी गई। शेष को जो है आजीवन निर्वासित कर दिया गया और 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया था। 22वां प्रश्न है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। गुलबदन बेगम ये बाबर की पुत्री थी। उसका जन्म जो है 1523 ईस्वी में और मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई थी। उसने अपनी प्रसिद्ध रचना हुमायूंनामा में ऐतिहासिक विवरण लिखे और अकबर उसका बहुत सम्मान करता था। गुलबदन बेगम ने स्वयं लिखा है कि उसने अकबर के आदेश पर बाबर और हुमायूं का इतिहास अपनी स्मृति से लिखा था और गुलबदन बेगम ने अपनी इस रचना में हुमायूं और कामरान के मध्य युद्ध का वर्णन भी किया है। 23वां क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह है न्यायिक पुनर्वीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। न्यायिक पुनरीक्षण यह आपका पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, यह न्यायपालिका की शक्ति है। तो आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, निम्न इमारतों तथा शासकों को सुमेलित कीजिए और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो सबसे पहला दिया गया है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण सबसे पहले इल्तुतमिश के द्वारा जो है कराया गया था, तो ए का हो जाएगा। दूसरा बी है गोल गुंबद। गोल गुंबद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था, तो बी का हो जाएगा पहला। बुलंद दरवाज़ा अकबर, सी का चौथा हो गया। और मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, तो डी का हो जाएगा तीसरा। 2 1 4 3 यानी कि डी ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक मोड़दार पर्वत का एक उदाहरण नहीं है? तो यह अरावली। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अरावली पर्वत एक अवशिष्ट यानी कि रेजिड्यूल माउंटेन का ये उदाहरण है, जबकि राकीब हिमालय और एंडीज पर्वत श्रृंखलाएँ ये मोड़दार पर्वत यानी कि फोल्डेड माउंटेन का ये उदाहरण है, तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? तो कावेरी नदी के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात एक कावेरी नदी पर स्थित है और यह कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित है। 27वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो है पहला दिया गया समग्र साक्षरता दर बढ़ी है, तो ये बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, ये भी सही है। बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, ये भी सही है। डी ऑप्शन दिया गया कि साक्षरों की वृद्धि में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है, तो ये सही नहीं है आपका। तो पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो डी यहाँ पे सही नहीं है। 28वां क्वेश्चन है कि इस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो ये 3 जनवरी को होता है, जो कि आपका पेरीहेलियन यानी कि उपसौर कहलाता है। सबसे निकट जिस दिन होता है वह उपसौर कहलाता है, इंग्लिश में इसे कहते हैं पेरीहेलियन। और 4 जुलाई को जो है सूर्य के सबसे दूर होता है पृथ्वी, तो इसको हम अपसौर कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं अपहेलियन। तो याद रखिएगा, दोनों जो है पूछा जाता है। यहाँ पूछा गया सूर्य के सबसे निकट होती है कब? 3 जनवरी को। 29वां क्वेश्चन है, निम्न भूआकृतिक युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ डी ऑप्शन सही नहीं है, घोल रंध्र दिया गया है वायु। हिमनद की घाटी के शीर्ष भाग पर निर्मित अर्धवृत्ताकार या कटोरे के आकार के विशाल गर्त को क्या कहते हैं? सर्क कहते हैं, सही है। संयोजी भित्ति का निर्माण सागरी तरंग द्वारा एवं डेल्टा का निर्माण नदी द्वारा, जबकि घोल रंध्र का निर्माण वह क्रास्ट जो है क्षेत्र में अपरदनात्मक क्रिया द्वारा होता है, ना कि वायु के द्वारा। तो डी ऑप्शन यहाँ सही नहीं है आपका, बाकी सभी सही हैं। 30वां प्रश्न है, तरुणावस्था में नदी अपरदन का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह महाखड्ड या गार्ज जिसे कहते हैं। युवावस्था में नदियाँ उथली आकार की घाटी जो कि गार्ज और कैनियन का निर्माण करती हैं, जिनमें बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित या संकरे बाढ़ के मैदान मुख्य नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। जल विभाजक अत्यधिक विस्तृत व समतल होते हैं, जिनमें दलदल व झीलें होती हैं, और इन ऊंचे समतल स्थल पर नदी विसर्प विकसित हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा महाखड्ड या गार्ज। 31वां प्रश्न है, डेट्राइट निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऑटोमोबाइल्स के लिए प्रसिद्ध है, डी ऑप्शन से हो जाएगा। डेट्राइट
ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये अमेरिका के मिशिगन प्रांत में डेट्रॉइट नदी के तट पर स्थित है और यहाँ विश्व प्रसिद्ध जनरल मोटर्स का मुख्यालय भी है। 32वां प्रश्न है, किशनगंगा परियोजना भारत तथा किन के बीच विवाद का मुख्य कारण है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद का मुख्य कारण है। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और 33वां क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? तो यह रूस के मदद से, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान रूस तत्कालीन जो है सोवियत संघ की मदद से स्थापित किया गया है और यह संयंत्र दुर्ग जिले जो कि छत्तीसगढ़ में कोलकाता मुंबई रेलमार्ग पर जो है यह स्थित है। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आप देख सकते हैं दिया गया स्वर्ण क्रांति फलों के उत्पादन से संबंधित है और दूसरा है नीली क्रांति उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि से, तीसरा है पीली क्रांति अंडों के उत्पादन के लिए। तो इसमें कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो स्वर्ण क्रांति फलों के उत्पादन से संबंधित है, पहला जो है यहाँ आपका सही है। स्वर्ण क्रांति या सुनहरी क्रांति ये फल या बागवानी उत्पादन से संबंधित है, तो पहला सही है। दूसरा नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन के वृद्धि दिया गया, गलत है। नीली क्रांति का संबंध है आपका मत्स्य पालन से और पीली क्रांति ये तिलहन से संबंधित है, ना कि अंडों के उत्पादन से। तो दूसरा और तीसरा यहाँ आपका सही नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, गलत जोड़ा बताएं। तो यहाँ आप देख सकते हैं डी ऑप्शन दिया गया पेरियार अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में, की गलत है। पेरियार अभ्यारण्य जो है ये आपका केरल में है। किस राज्य में है? तो केरल में है, ना कि आंध्र प्रदेश में, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। बाकी बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक में है, सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान में है, अन्नामलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। 36वां प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा जोग जलप्रपात। दिए गए जलप्रपातों में से जो है सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात जो है जोग या इसे गरसोप्पा जलप्रपात कहते हैं। इसकी ऊंचाई जो है 253 मीटर है और यह प्रपात जो है कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो माना गया है आयोग द्वारा वह है कुंचिकल, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया यहाँ पे। तो यदि पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कुंचिकल आप लोग जो है सही करके आइएगा, जो कि यूपीपीएससी द्वारा ये सही किया गया है। एक बार पूछा भी गया है यूपीपीएससी के एग्जाम में। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो यह है राजस्थान, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। गुजरात हो गया, गोवा और महाराष्ट्र राज्यों की सीमा ये समुद्र से मिलती हैं, जबकि राजस्थान की सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। और 38वां प्रश्न है, कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? तो ये है अरावली पर्वत, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कुनलून हो गया, काराकोरम या हिंदुकुश हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंग हैं। अरावली जो है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। 39वां प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। लेटेराइट मृदा या मिट्टी का निर्माण आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। इसमें लौह एवं एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी तरफ जानवर दिया गया। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में कौन से जानवर जो है पाए जाते हैं? तो इसमें बाघ, ए का हो जाएगा यहाँ पे बी, पहले का बी हो गया। उसके बाद काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है ये बी। दूसरे का हो जाएगा यहाँ पे ए। और गिर अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो तीसरे का हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी कि BAC। तो BAC आप देख सकते हैं, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाले GIC प्रवक्ता के लिए GS का 23वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले जो है हम 22 प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं,
जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।